नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं देशहित। आज खबरों का इंट्रोडक्शन नहीं, सीधे आज की सबसे बड़ी खबर पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर और उससे जुड़ी खतरनाक तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले से। वहां दंगा फैलाया गया, जी हां, हिंसा की गई, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और यह सब कुछ किया गया एक मस्जिद के सर्वे के विरोध में। दरअसल संभल की शाही जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को मस्जिद में पहली बार सर्वे हुआ। सर्वे रात में हुआ था, इसलिए हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन थोड़ा कम हंगामा हुआ। इसके बाद शुक्रवार यानी जुमे का दिन याद आया। मस्जिद में सैकड़ों की तादाद में भीड़ मस्जिद में इकट्ठा हो गई। उस दिन संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मस्जिद के बाहर से लोगों को भड़काने वाली बयानबाजी की और उनके भड़काऊ भाषण के 2 दिन के बाद आज संभल में हिंसा हो गई। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से भड़के लोगों ने दंगा फैलाने की कोशिश की। अब योगी हर पत्थरबाज का इलाज करेंगे और इसकी शुरुआत भी हो गई है। विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि हम आगजनी करें, तोड़-फोड़ करें, लूटपाट करें। यह कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता। ताकत का एहसास कराएंगे। जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने पत्थरबाजों को चेतावनी दी थी, लेकिन कुछ पत्थरबाजों ने योगी की चेतावनी को नजरअंदाज करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। इतनी बड़ी गलती जिसके लिए योगी राज में माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती है। संभल के इन दंगाइयों को क्या सजा दी जा रही है? संभल में ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं? इन सभी सवालों का जवाब देने से पहले आपको 3 खास वीडियो देखने चाहिए। पत्थरबाजों की भीड़ पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रही है। पत्थरबाजी इतनी भयानक है कि पुलिस को बचने के लिए भागना पड़ रहा है। जिन पत्थरबाजों का यूपी से नामो निशान मिट चुका था, वो संभल जिले में एक्टिव होते दिखे। पत्थरबाजी का दूसरा वीडियो देखिए। पुलिस वालों को टारगेट कर सामने से पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस वाले पत्थर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पत्थरबाजी का तीसरा वीडियो देखने से पहले पुलिस वालों की बात सुनिए। शांत रहो, क्यों बदला कर रहे हो? कौन क्या कह रहा है? अरे क्यों बोल रहे हो? शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं। पुलिस के सामने दंगाइयों की भीड़ है। पुलिस वाले उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सामने से पत्थर फेंके जा रहे हैं। शांत रहो, शांत। हम तुम्हें समझा रहे हैं। शांत हो जाओ, शांत। पत्थरबाजी के साथ साथ दंगाइयों ने आगजनी भी की। दंगाइयों के रास्ते में जो भी गाड़ी आ रही थी उसे आग के हवाले कर रहे थे। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं कि किस कदर जो है यहाँ पे तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। गाड़ियों को खासकर निशाना बनाया गया है। पुलिस वालों के ऊपर न सिर्फ पथराव किया है, बल्कि जो लगातार जो है जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति थी उसे भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। पत्थरबाजी और आगजनी रोकने के लिए पहले तो पुलिस ने उपद्रवियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दंगाई बातों से नहीं माने तो उन्हें योगी फोर्स ने अपनी ताकत का एहसास कराया। दंगाइयों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। अगर आज आप इसका पूरा आकलन करेंगे तो जो मुझे सूचना मिल रही है, करीब 50 से 60 हजार लोगों ने इसको चारों तरफ से घेर रखा था। 50 to 60,000 पीपल। पत्थरबाज एक गली में छिपते तो दूसरी गली से निकल कर आते, लेकिन पुलिस लगातार दंगाइयों से मुकाबला कर रही थी। संभल में 2 घंटे तक पुलिस और दंगाइयों के बीच गुरिल्ला युद्ध जैसे हालात बने रहे। आप ये देखेंगे कि ऊपर तक जो है पत्थर बिखरे पड़े हैं और उसके बाद यहाँ से भी भीड़ भाग रही है। और जैसे ही पुलिस आती है उसके बाद दूसरी जगह पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर पुलिस से एक्शन होता है तो वो दूसरी गली से आकर पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे और जो भी अगर गाड़ियाँ नज़र आ रही थी उसको नुकसान पहुँचा रहे थे। गाड़ियों को तोड़ा गया है और साथ में उनको आग के हवाले कर दिया गया है। आंसू गैस के बाद योगी फोर्स ने पत्थरबाजों को गली गली ढूंढना शुरू किया। पुलिस ने भी पत्थरबाजी का जवाब पत्थरबाजी से ही दिया, और वो भी पत्थरबाजों के ही पत्थर से।
योगी फोर्स ने मौका मिलते ही पत्थरबाजों की धरपकड़ शुरू की और कुछ को तो घसीट कर ले गई। पुलिस ने कुछ पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया, जिनका ट्रीटमेंट अब पुलिस थाने में हो रहा होगा। हमारे पास सभी की वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है, ड्रोन वीडियोग्राफी है और हम कठोर कार्रवाई करेंगे जो भी उसकी जद में आएगी। पत्थरबाजों को पता था कि पुलिस उन्हें सीसीटीवी से ढूंढेगी। इससे बचने के लिए कुछ जगहों पर दंगाइयों ने सीसीटीवी पर ही हमला कर दिया। जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, यहाँ पर जो सर्वे करने वाली टीम आई थी, बिल्कुल यहाँ से 10 से 20 मीटर की दूरी पर जो सीढ़ियाँ है वहाँ से वो ऊपर गए थे और वहाँ पर पत्थर फेंके गए थे। इस जगह पर पत्थर अभी भी पड़े हुए हैं और यहाँ पर ऊपर अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और जो दंगाई थे उन्होंने सबसे पहले उन सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा और उसके बाद लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। संभल दंगे के आरोप में पुलिस ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्होंने छत से पत्थर फेंके थे। संभल के दंगाइयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का केस भी दर्ज होगा। सीएम योगी पहले ही ये कह चुके हैं कि ताकत का एहसास कराने पर पत्थरबाज भी झाड़ू लगाएंगे। ताकत का एहसास कराएंगे, जो ये पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। संभल में दंगा शांत हुआ तो मौके पर योगी का बुलडोजर भी पहुंच गया। बुलडोजर देखकर घर में छिपे दंगाइयों के दिल में दहशत फैल गई। हालांकि ये बुलडोजर दंगाइयों के घर पर चलने के लिए नहीं, बल्कि गलियों में बिखरे पत्थरों और जली हुई गाड़ियों के मलबों को हटाने के लिए आया था। जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। संभल में तनाव की शुरुआत हुई सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिशों से। शाही मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की टीम सुबह सुबह सर्वे करने पहुंची थी। उसी सर्वे की खबर पूरे इलाके में फैलाई गई, जिससे भीड़ इकट्ठा हो गई। ये वीडियो उस वक्त का है जब मस्जिद में कोर्ट कमिश्नर की टीम सर्वे कर रही थी और बाहर भारी भीड़ पहुंच गई थी। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यही भीड़ बाद में दंगाई बन गई। अब संभल के दंगाइयों का इलाज शुरू हो चुका है। राहुल मिश्रा के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, संभल। तो अपडेट यह है कि संभल के पत्थरबाजों का इलाज शुरू हो चुका है, पर सवाल यह है कि संभल की जामा मस्जिद के पास पत्थरबाजी गैंग कहां से आया। आज पत्थर बरसने के दौरान वहां पर जी न्यूज की टीम मौजूद थी। जब पुलिस ने हालात कंट्रोल किए तब हमारी टीम ने मस्जिद के पास की गलियों में पत्थरबाजों के अड्डों की तलाश शुरू की और कैमरे पर ऐसा बयान रिकॉर्ड किया जिसमें पत्थर फेंकने वाले गिरोह के बारे में बड़े सबूत मिले हैं। ईंटों के ढेर पर खड़ा पत्थरबाज ऊंचाई से पत्थर लॉन्च कर रहा है। चेहरे पर मास्क लगाए दूसरा पत्थरबाज ईंटों के टुकड़े चुन चुन कर फेंक रहा है। दीवार की ओर से एक जालीदार टोपी वाला लेफ्ट हैंड से पत्थर का बाउंसर बरसा रहा है। संभल में मस्जिद के करीब एक सड़क पर पुलिस और पत्थरबाजों के बीच करीब 70 से 80 मीटर की दूरी थी। पुलिस वाला मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और पत्थरबाज दीवार को ढाल बनाकर एक के बाद दूसरा पत्थर उछाल रहे हैं। पत्थरबाजी करने वाले इस लय से ईंटें फेंक रहे हैं मानो किसी ने ट्रेनिंग देकर यहाँ भेजा हो। इस बीच में जैसे ही धमाके की आवाज आती है तो सभी किनारे छिप जाते हैं, पर कुछ ही सेकंड के बाद फिर बवाल शुरू हो जाता है। ज्यादातर पत्थरबाज 18 से 20 साल के लग रहे हैं और कई तो उससे भी कम उम्र के। संभल में पुराने कश्मीर के स्टाइल से पथराव करने के लिए इन पत्थरबाजों को किसने जमा किया। पत्थरबाजी के कुछ घंटों के बाद ही पत्थर प्रेमी गिरोह की पड़ताल के लिए जी मीडिया की टीम पहुंची। जिन गलियों से होकर पत्थरबाज आगे बढ़े और पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की, हमने वहीं से सवाल जवाब शुरू किया। पत्थर फेंक रहे थे, कौन लोग हैं? यही क्या लोग हैं या कौन? इधर से बहुत दूर दूर तक के लोग आए हैं और उन्होंने रैक वहीं तोड़ के वहीं फेंके गए। तो ये बाहर बाहर से बुलाए थे लोगों को? अजी बाहर से कहाँ से आ रहे हैं यहाँ? अच्छा जी सब यही कहते हैं। सब यही कहते? यही कहते हैं, मतलब आसपास के मील 2 मील के फासले से जो कुछ भी आए हैं। अच्छा, ये तो ना पता कौन कौन क्या था, कहाँ था, कहाँ का था। यहाँ रहने वाले भाईजान का दावा है कि पत्थरबाज आसपास के ही हैं, यानी इन्हीं आसपास के घरों में रहने वाले लड़के गली और सड़कों में पहुंचकर पत्थरबाज बन गए।
इससे पहले संभल के डीएम और एसपी ने भी यही बात बताई थी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था कि कुछ दंगाई जामा मस्जिद से 10 किलोमीटर दूर बसे इलाकों से भी आए थे। जो पथराव कर रहे थे वो क्या यहाँ के लोकल लोग हैं या फिर उन्हें कहीं बाहर से बुलाया गया था कि आसपास के लोग थे, क्योंकि सबने चेहरा ढका हुआ था? ज़्यादातर लोग लोकल थे और कुछ लोग 5-10 किलोमीटर आसपास से आए थे। ये लोग यहाँ आसपास के मोहल्ले से 10-10 किलोमीटर दूर से भी आए हैं कई लोग सुबह को 8 बजे। एसपी साहब के बयान पर गौर कीजिए। मस्जिद के करीब सुबह 8 बजे से ही पत्थरबाज पहुंचने लगे थे। ऐसा लगता है कि पत्थरबाजी की प्लानिंग एक दिन पहले ही कर ली गई हो। अब वापस आपको जामा मस्जिद के पास रहने वाले भाईजान के पास लिए चलते हैं। उनके अगले बयान ने पत्थरबाजों की साजिश एक्सपोज कर दी। अब जो उठा तो शोर की सी आवाज हुई तो वो ये लोग इकट्ठा थे, भाई क्या बात थी, और वो बस एकदम नारे तकबीर अल्लाह अकबर भगदड़ मचाने लगे। चेहरे छुपाए हुए थे, उन्होंने कपड़े बांधे हुए, कपड़े लगे हुए, तो गैस छोड़ी थी ना तो उन्होंने कपड़े लगा लिए थे आंखों पे। तो आप लोगों ने किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की कि क्या? यार हजारों आदमी और हम 2 आदमी, हम क्या सुनना थे? साफ है कि संभल की गलियों में पत्थरबाजों की सप्लाई हुई। सुबह सवेरे ही ये मोर्चा बना चुके थे और गलियों में बन रहे अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों से पत्थरबाजों को ईंट पत्थर मिले, जिसे उन्होंने मिसाइल की तरह पुलिस वालों पर लॉन्च कर दिया। 9:15 बजे ये जो मस्जिद का पीछे वाला एरिया है, यहाँ पर हमारा बैरिकेटिंग लगा हुआ था, तो बैरिकेटिंग से पीछे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ बहुत भीड़ हो गई थी, और जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन मकान चल रहे हैं इनकी ईंटें ले करके उन्होंने ईंटें मारना और पत्थर मारना शुरू किया था। हालांकि पत्थर बरसने के दौरान ही पुलिस ने पत्थरबाजों को पकड़ने के लिए स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर जब पत्थरबाजों में भगदड़ मची तो जवान अचानक दौड़कर आगे पहुंच गए और एक एक करके पत्थरबाजों को पकड़कर ले आए। इस पत्थरबाज ने पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर कपड़ा लपेटा हुआ था। तो पुलिस ने एक पत्थरबाज को यहाँ पर पकड़ा है, देखिए। किसके कहने पे पथराव कर रहे थे? सताने ले चलो। किसके कहने पे? अरे मोहल्ले का नहीं है ये, खबूस रहेगा, पता नहीं क्या करने आया था। इन पत्थरबाजों से अब यूपी पुलिस ईंट पत्थर वाली साजिश के हर राज उगलवाएगी। ऐसे एक नहीं कई पत्थरबाज इस समय पुलिस की हिरासत में हैं और इनके बयानों से ही संभल हिंसा का सच पता चलेगा। पत्थरबाज पकड़ने में संभल पुलिस को अपनी उस टीम से मदद मिली जो एक ऊंची इमारत की छत पर खड़ी थी। वहां से दूर तक नजर रखी गई, जिसका फायदा मिला। अब तक पत्थरबाजों के बारे में जो पता चला उसके मुताबिक संभल में जामा मस्जिद के आसपास से ही पत्थरबाजी गैंग आया था। संभल शहर में 22% हिंदुओं के मुकाबले 77% मुस्लिम आबादी है और उनमें से ज्यादातर मस्जिद के पीछे के इलाके में रहते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि पुलिस पर पत्थर के साथ साथ गोलियां भी बरसाई गई, यानी पत्थरबाजों को ईंट पत्थर के साथ शायद अवैध हथियार भी दिए गए थे। उनकी तरफ से गोलियां चलाई गई थी पुलिस के ऊपर। उनके हाथों में तमंचे भी थे, कुछ लोगों के हाथों में, तो और पुलिस की ओर से सुरक्षा के रूप में हवाई फायरिंग की गई। मस्जिद के पास पत्थरबाजी इतनी भीषण हुई कि बाद में प्रशासन ने सड़कों की सफाई के लिए कई ट्रॉली भरकर पत्थर हटाए। संभल में पत्थरबाजी करने वालों का टारगेट जामा मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम थी। हालांकि पुलिस की कोशिशों ने पत्थरबाज गैंग की साजिश फेल कर दी। संभल से प्रमोद शर्मा और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संभल मस्जिद को हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर बता रहा है। इसके पक्ष में जो सबूत दिए जा रहे हैं उसे मुस्लिम पक्ष के लिए काटना मुश्किल होगा। 2 अलग अलग किताबों का जिक्र हो रहा है। पहली किताब है बाबरनामा और दूसरी है आईने अकबरी। बाबरनामा में लिखा हुआ है कि संभल में मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। आईने अकबरी में भी बताया गया है कि संभल में हरि मंडल नाम का एक मंदिर है। बाबरनामा के मुताबिक बाबर के आदेश पर इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, तो आईने अकबरी में इसे विष्णु का मंदिर, एक ब्राह्मण का मंदिर बताया गया है। एक तरफ कहा गया है कि बाबर के सेवक मीर बेग ने इसको बनवाया, तो दूसरी तरफ यह कहा गया कि यहीं पर 10वां अवतार यानी भगवान कल्कि का जन्म होगा। बाबरनामा के पेज नंबर 687 के मुताबिक इस मस्जिद में आज भी एक प्राचीन शिलालेख है
और आईने अकबरी के पेज नंबर 281 में इसे शेख फरीदे शकरगंज के उत्तराधिकारी जमाल का विश्राम स्थल कहा गया है। आज संभल में 3 घंटे तक जमकर बवाल मचा, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। कई पुलिस वाले भी इसमें जख्मी हुए। पत्थरबाजी और अगजनी की गई। पुलिस की गाड़ियों को सरेआम फूंक दिया गया। मगर इसी बीच संभल से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस तस्वीर में संभल का सिंघम दिखाई दिया, जो बुलेट प्रूफ जैकेट और गन से लैस होकर सीधे पत्थरबाजों से भिड़ रहा था। सिंघम को अपनी तरफ आता देखकर पत्थरबाजों और उपद्रवियों की सांसें अटक गई। वो अपने बिलों में जा डूबके। आखिर कौन है वो सिंघम जिसके रौद्र अवतार ने संभल में जारी हिंसा पर लगाम लगाई? देखिए इस रिपोर्ट में। ताबड़तोड़ अंदाज में पत्थर बरस रहे थे, आग की लपटें उठ रही थी। संभल की सड़कों पर मचे इस कोहराम के बीच एक सिंघम दिखा। यूपी पुलिस का सिंघम हाथों में राइफल लेकर ग्राउंड जीरो पर था। सामने से पत्थर बरस रहे थे और ये बेखौफ होकर आगे बढ़ रहे थे। उन पत्थरबाजों को आगाह कर रहे थे। के विश्नोई, यही नाम है यूपी के सिंघम का। पूरा नाम कृष्ण कुमार विश्नोई, संभल के एसपी हैं, जिन्होंने वर्दी के साथ काले रंग का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था और हाथों में गन लेकर बड़े ही बेखौफ अंदाज में पत्थरबाजों की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। और जब इन्होंने मोर्चा संभाला तो पत्थरबाजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हिंसक उपद्रवियों के होश फाख्ता हो गए। के विश्नोई ने पत्थरबाजों और उपद्रवियों को पहले चेतावनी दी और जब वो नहीं माने तो खुद टीयर गैस गन के साथ पत्थरबाजों पर धावा बोल दिया। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। सड़क के एक तरफ हिंसक उपद्रवियों की भीड़ है तो वहीं दूसरी तरफ एसपी के विश्नोई पुलिस कर्मियों के साथ डटे हैं। हैरानी की बात यह है कि उपद्रवियों और पुलिस के बीच जो सड़क है वो दिन में पत्थरों से पटी पड़ी थी। जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ पत्थर और चप्पलें दिखाई दे रही थी। लेकिन इस भीषण बवाल के बीच संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बिना आपा खोए न सिर्फ हालात पर काबू किया बल्कि पत्थरबाजी और आगजनी को अंजाम देने वाले उपद्रवियों पर शिकंजा भी कसा। 3 घंटे के भीतर एसपी के विश्नोई ने पत्थरबाजों और आग लगाने वालों पर काबू पा लिया। इसके साथ ही जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया। अभी तक 1 दर्जन के आसपास लोग हैं। इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन लोगों ने पुलिस के दरोगा जी की एक गाड़ी भी जलाई है और इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर भी किया है। उसमें जवाबी फायरिंग भी की गई है, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर भी कई सारा फायर भी किया है और कई सारे पत्थर चलाए हैं। उसमें कई सारे हमारे जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। सबका मेडिकल भी करवाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में हमारा सबसे प्राइम उद्देश्य है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। बेखौफ अंदाज, बेझिझक तरीके से जवाब और आरोपियों को सीधी चेतावनी। संभल के सिंघम के इसी तेवर ने पत्थरबाजों को बिलों में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये तो संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का एक छोटा सा तारुफ है। अब आपको इनके अतीत और तजुर्बे से रूबरू करवाते हैं। कृष्ण कुमार विश्नोई 2018 बैच के आईपीएस हैं। के विश्नोई राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले हैं। विश्नोई की पहली तैनाती बतौर एएसपी मुजफ्फरपुर में हुई। अप्रैल 2022 में विश्नोई एसपी सिटी गोरखपुर बनाए गए। गोरखपुर में विश्नोई का कार्यकाल करीब 26 महीने का था। इस दौरान विश्नोई ने माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की। माफियाओं की 803 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। गोरखपुर को अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विश्नोई को इसी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया और इसके बाद सितंबर महीने में के विश्नोई को संभल जिले की कमान सौंपी गई। और आज जब संभल में साजिश वाले पत्थर बरसाए गए, संभल को सुलगाने की कोशिश की गई, तो सिंघम की तरह पुलिस टीम के कप्तान की तरह के विश्नोई खुद फ्रंट पर आ गए। कुछ लोगों द्वारा उस सर्वे का विरोध करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने सर्वे जब चल रहा था उस समय उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू किया। पुलिस ने उसका जवाब दिया है और उन लोगों द्वारा कुछ पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स हैं
और उनकी गाड़ियां जो जामा मस्जिद के परिसर के पास में खड़ी थी उनमें आग भी लगाई गई है। ये लोग यहाँ आसपास के मोहल्ले से 10-10 किलोमीटर दूर से भी आए हैं कई लोग सुबह को 8 बजे और ये की चिंता जाहिर करता है। इन सबका ड्रोन से वीडियोग्राफी भी कराया गया है, फोटोग्राफी भी कराया गया है और इन सब लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई NSA तक की कार्रवाई इन पर अमल लाई जाएगी। इन्होंने पत्थर जो है पहले से जमा किए, ये इन लोगों ने जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन जितने भी मकान हैं इनके यहाँ जामा मस्जिद के आसपास उन सब मकानों के पत्थर है उन्होंने तोड़ के ईंटों को उनको पुलिस के ऊपर पथराव किया है। एसपी विश्नोई ने आशंका जताई है कि साजिश के तहत संभल को सुलगाने की कोशिश की गई, मगर केके विश्नोई ने संभल के पत्थरबाजों और अराजक तत्वों को साफ चेतावनी दी है कि चुन चुन कर एक एक पत्थरबाज और उपद्रवी की निशानदेही की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। संभल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या संभल में जो हुआ वो योगी की जीत के विरोध में हुआ? यह सवाल यूं ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने ही कहा कि अगर उपचुनाव में पुलिस लोगों को रोकेगी तो उसके बदले में दंगा तो होगा ही, और वही हुआ। यूपी में उपचुनाव के नतीजे आने के 24 घंटे के अंदर ही हिंसा हो गई। तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी। जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम दी जिससे माहौल खराब हो जाए। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों। ये उन्हीं का क्रम है, इससे हाथ दिखाई पड़ रही है। संभल की हिंसा में चुनावी जीत हार कहां से आ गई? तो होगी पत्थरबाजी, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी। बूथ लूटेगी अगर, तो आगे चल के लोग क्या करेंगे, निराश हो। जो बात रामगोपाल यादव 6 सेकंड में कहकर निकल गए, क्या संभल में ठीक वैसा ही हुआ? शनिवार को बीजेपी ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की। 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पाले में आई तो जश्न भी खूब मना। लेकिन ये जश्न क्या किसी को चुभ रहा था? और अंदर ही अंदर कुछ लोग क्या इस जश्न में भंग डालने की कोशिश में जुटे थे? क्या उनके टारगेट पर संभल था? यूपी उपचुनाव में योगी की जीत के अगले ही दिन संभल में हिंसा हो गई। हिंसा इतनी जबरदस्त थी जितना बीते कुछ सालों में यूपी के किसी शहर में नहीं हुआ। संभल में आगजनी करने वाले, पत्थर बरसाने वाले मानो किसी खास मकसद से हिंसा को अंजाम दे रहे थे। संभल में पहली बार सर्वे हुआ तो बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार सर्वे करने के बाद दंगा भड़क उठा। पहले पुलिस से बहस हुई, फिर बहस तीखी झड़प में बदली और मामला दंगे तक आ पहुंचा। स्टार्टिंग पुलिस ने समझाया गया, फिर वे आगे ही ऐसे बढ़ते रहे। उसके बाद उन लोगों ने आगे पुलिस के साथ राजनी करी, आगजनी करी। जितने भी है सारे पुलिस के व्हीकल्स जलाए हुए हैं। उनका पर्टिकुलर जो मतलब प्राइवेट व्हीकल था यूपी 38 के रजिस्ट्रेशन का, उन लोगों ने उन्होंने टच नहीं किया। जो ज्यादातर लोकल ही थे या कुछ बाहर के लोगों को भी बुलाया था? क्योंकि बहुत ज्यादा पत्थर जो है वो यहाँ पे पड़े हुए थे। शायद बाहर के लोग भी थे, बाहर के लोग थे इसमें। और संभल के एसपी और पीआरओ और सीओ को गोली लगी है। मतलब दंगाइयों के टारगेट पर यूपी पुलिस ने। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी भड़काऊ भाषण दिया था। हम पुलिस प्रशासन सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आजादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। सवाल है कि क्या जानबूझकर संभल में हिंसा हुई? क्या संभल में हिंसा करने वाले यूपी में योगी की जीत से नाखुश थे? ये उन्हीं का क्रम है। ये खिसियाहट दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से वहाँ का व्यापक समर्थन मिला है हमें, उसी से खिसियाहट में राजनीति से प्रेरित ये घटना है। किसी भी प्रकार से ऐसे कानून तोड़ने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ जहां मौलाना भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो वहीं संभल हिंसा पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में सब कुछ जानबूझकर किया गया है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये सब समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया है। चुनाव की चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। अगर कोर्ट ने कोई आदेश दिया है और कोई सर्वे हो रहा है तो उसमें उपद्रव करने का कोई औचित्य नहीं है। हो सकता है समाजवादी पार्टी के दंगाई गुंडे इनके पीछे हों, उनकी
कानूनी दृष्टि से जो कार्रवाई है वो वहाँ पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। संभल में जो हुआ उससे इलाके में तनाव। फिलहाल संभल हिंसा में 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके चलते तनाव कुछ बढ़ने की आशंका है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु सभी से शांति की अपील कर रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं मुस्लिम समाज से कि धैर्य रखें, सब्र करें, इत्मीनान रखें। इंशाल्लाह फैसला हमारे पक्ष में आएगा। और अगर आप इस तरह की हमारी तरफ से कोई हरकतें होंगी तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कहीं तोड़फोड़ या पथराव करना या भारी भीड़ के साथ में इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना मुनासिब नहीं है। मैं अपील करूंगा कि अमन शांति को बनाए रखें। पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ ये कतई न करें। न ये अखलाकन सही है और न ये कानूनन सही है। संभल में अमन बहाली में वक्त लगेगा। हालात को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई है और पुलिस की नजर अब दंगे वाले इलाके में चप्पे चप्पे पर है। अब तो योगी सरकार यूपी के संवेदनशील जिलों में भी सुरक्षा और निगरानी बढ़ा रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, संभल। और संभल की हिंसा पर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस ने भीड़ पर फायरिंग की है। वहीं पुलिस ने हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। और आइए बढ़ते हैं आगे। वक्फ संशोधन बिल जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही वक्फ संशोधन बिल पर बवाल मचा हुआ है और इसकी गूंज आज पटना से भी सुनाई दी। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद ने इस बिल के विरोध में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना शामिल हुए। आखिर कैसे इस मजलिस में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया, कैसे वक्फ बोर्ड में संशोधन को धर्म से जोड़ा गया, आप खुद देखिए। मंच सजा था। जालीदार टोपी पहने मौलानाओं की फौज मंच पर अपनी अपनी कुर्सी पर जमी हुई थी। वहीं मंच के ठीक सामने मौलाना और उलेमाओं का भारी मजमा लगा था। पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ एक ही नारे की गूंज सुनाई दे रही थी। मंच पर बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था संविधान बचाओ एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन। लेकिन असल में ये मंच, ये सम्मेलन संविधान या फिर राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं बल्कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ किया गया था, वो भी बिहार की राजधानी पटना में। जमीयत उलेमाए हिंद के इस आयोजन में तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं समेत भारी तादाद में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग शामिल हुए। जमीयत की इस बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार थी, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है। बस इसी बिल के खिलाफ मौलाना भड़के हुए और देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की मजलिस कर विरोध जता रहे हैं। वक्फ को धार्मिक अधिकार बताते हुए इसे बचाने की बात कर रहे हैं। वक्फ हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर वक्फ कोई चीज नहीं है। मुझे हैरत हुई कि एक मुल्क का वजीर आज़म और हिंदुस्तान जैसा वजीर आज़म ये बात कह रहा है। मैं कहता हूं कि वक्त कुरान का फैसला है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद का फैसला है। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख अरशद मदनी का ये बयान पीएम मोदी के वक्फ पर दिए बयान का जवाब था। दरअसल पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में दिए संबोधन में साफ साफ कहा कि संविधान में वक्फ का कोई जिक्र ही नहीं है। कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इस तरह की व्यवस्था को खड़ा किया। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी।
ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। प्रधानमंत्री के इसी बयान पर मौलाना ब्रिगेड भड़क गए और पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत की बैठक में वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर ऐतराज जताया। वो ये कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना इस्लाम पर सीधा हमला है। केंद्र मुसलमानों का हक मारने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार को मुसलमानों के साथ रहने की नसीहत दी। मदरसों पर हो रही दखलंदाजी का विरोध किया। मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई। इस बात की गवाह है कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने वाली ताकतें मिटती गईं और इस्लाम आज भी जिंदा है और जब तक चांद सूरज रहेगा इस्लाम बाकी रहेगा। वक्फ पर जमीयत की सियासत से साफ हो गया कि शीतकालीन सत्र से पहले मौलाना ब्रिगेड वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमकर माहौल बनाएगी ताकि केंद्र सरकार को बैकफुट पर जाना पड़े। लेकिन पीएम मोदी ने वक्फ पर जो बयान दिया है उससे साफ हो गया है कि वक्फ पर संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत मिली। इस जीत के बाद आपको लग रहा होगा कि वोट जिहाद की बात जो मौलाना नोमानी ने कही थी वो चुनाव में नहीं चली, तो ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में वोट जिहाद चला और उसका नुकसान महायुति को हुआ और फायदा अघाड़ी को। लेकिन यूपी में योगी के आगे वोट जिहाद नहीं चला। महाराष्ट्र में महायुति की एक तरफा जीत के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों को लगा कि वोट जिहाद फेल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मुस्लिमों के वोट महाविकास अघाड़ी के खाते में ट्रांसफर हुए। महाराष्ट्र में 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिमों की आबादी 35% से ज्यादा है। मतलब इन 11 सीटों पर सिर्फ मुस्लिम तय करते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन 11 में से 6 सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई, जबकि महायुति जनसमर्थन की सुनामी में भी सिर्फ 4 सीट जीत पाई। मालेगांव सेंट्रल की सीट पर AIMIM की जीत हुई। सवाल है, क्या मुस्लिम मोहल्लों में अघाड़ी की ज्यादा सीटें वोट जिहाद की वजह से हुई? क्योंकि मौलाना सज्जाद नोमानी ने तो वोटिंग से पहले ही मुस्लिमों से अघाड़ी के पक्ष में वोट की अपील की थी। आने वाले चुनाव में 100% वोट डालें, कोई वोट ऐसा न रह जाए वैलिड वोट जो पड़े ना। अपने वोट्स को तकसीम न होने दें, विभाजित न होने दें। मौलाना का ये वोट जिहाद तो चल गया, लेकिन बीजेपी को नुकसान नहीं, फायदा दे गया। वैसे मौलाना नोमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिमों के बायकॉट की अपील भी की थी। अपने उस फतवे के लिए मौलाना नोमानी ने माफी मांगी। एक तरफ महाराष्ट्र में वोट जिहाद चला तो दूसरी ओर यूपी में योगी के खिलाफ वोट जिहाद नहीं चला। कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने 32 साल बाद जीत दर्ज की। कुंदरकी विधानसभा सीट में करीब 3,83,000 वोटर हैं। इनमें मुस्लिम मतदाता 2,45,000 और हिंदू वोटर 1,38,000 हैं। इसके बावजूद बीजेपी की यहां से जीत हुई। कुंदरकी में बीजेपी की जीत से अखिलेश यादव गुस्से में है। सपा सुप्रीमो की नाराजगी की वजह बहुत साफ है। मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत कैसे मिल गई? वोटर्स ने वोट नहीं डाला, वहां के कौन वोटर बन गए ये भी किसी को नहीं पता। बूथ के अंदर किसने वोट डाला किसी की जानकारी नहीं है। कुंदरकी को लेकर अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे कुंदरकी में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी गई। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर यह विजय विरासत की विजय है। और कुंदरकी यूपी उपचुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में भी योगी का हल्ला हो रहा है और उन मोहल्लों में मुस्लिम मतदाताओं ने वोट जिहाद पर विकास को तरजीह दी है। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस चुनाव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के सीईओ एलन मस्क को भी हैरान कर दिया है। हैरानी की वजह वोट जिहाद या महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत नहीं है। हैरानी की वजह है भारत की सुपरफास्ट चुनावी प्रक्रिया। एलन मस्क ने भारत की तेज चुनावी प्रक्रिया की जमकर तारीफ की और इसके साथ ही मस्क ने अमेरिकी राज्यों में हो रही मतगणना और इलेक्शन सिस्टम पर तंज भी कसा है। ट्रंप ने एक्स पर लिखा है कि भारत ने एक दिन में 64 करोड़ वोटों की गिनती की, जबकि कैलिफोर्निया में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। कैलिफोर्निया स्टेट की कुल आबादी करीब 3.9 करोड़ है। आपको बता दें कि 5 नवंबर को कैलिफोर्निया में मतदान हुआ था। 24 नवंबर तक 5,70,000 मतपत्रों की गिनती हो पाई है। उधर पाकिस्तान में इमरान खान की जिहादी फौज इस्लामाबाद के बॉर्डर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान की राजधानी में मोबाइल, इंटरनेट और सड़कें तीनों को बंद कर दिया गया है। न कोई इस्लामाबाद से बाहर जा सकता है और न किसी को अंदर आने दिया जा रहा है। डर की वजह है इमरान की वो फौज जो जुलूस के आगे आगे चल रही है और जिसका काम पाकिस्तानी सुरक्षा बलों का मुकाबला करके इस्लामाबाद तक पहुंचना है। इस्लामाबाद में इमरान की जिहादी फोर्स बस पहुंचने ही वाली है। शहबाज इतना डर गए कि पहले ही मोबाइल और इंटरनेट दोनों बंद कर दिए। अलग अलग इलाकों से इस्लामाबाद की ओर कूच करने वाले प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें आ रही हैं। हर जगह पर प्रदर्शनकारियों की एक ही मांग थी, इमरान को जेल से रिहा करो। पहले सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले भी दागे और साथ ही हवाई फायरिंग भी की। साथ ही पाकिस्तान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई समर्थकों को हिरासत में लिया, जबकि खबर है कि कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई प्रमुख शहरों में मोबाइल, इंटरनेट और अन्य सेवाओं को ठप कर दिया गया। अब तस्वीरों से समझिए कि पूरा पाकिस्तान कैसे उबल रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने इमरान की जिहादी फोर्स को रोकने के लिए हर संभव तरीका अपनाया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े पर कोई असर नहीं हुआ। पाकिस्तान के ज्यादातर हाईवे और सड़कों पर इमरान समर्थकों का काफिला चल रहा है। जैसे जैसे ये सपोर्टर इस्लामाबाद के करीब पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़ और बढ़ रही है। कुछ लोग गाड़ियों की छतों पर खड़े नजर आए, जबकि कई लोग गाड़ियों के पीछे चल रहे थे। इस दौरान कई लोग अपने हाथों में इमरान खान की तस्वीर लिए हुए थे, तो वहीं कुछ लोग पार्टी का झंडा लहरा रहे थे। और कार्यकर्ताओं का यह काफिला जैसे ही इस्लामाबाद के लिए निकला, सड़कें जाम हो गई। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ते दिखाई दिए। पाकिस्तानी पंजाब के तक्षशिला में शहबाज सरकार ने आंसू गैस के गोले मार मार कर इमरान समर्थकों को पस्त करने की कोशिश की। हालांकि शहबाज के नहले का जवाब इमरान समर्थकों ने दहले से दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने सड़कें बंद की तो इमरान समर्थकों ने नाव पर रखकर कारों को नदी पार करा दी और सेना के जवानों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। सड़कों से नदियों तक जा रहे लोगों को रोकने के लिए ब्रिज के पास जमीन खोद दी गई। अब इमरान की फौज का डर इतना है कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से नजर रखते दिखे। आसमान में हेलीकॉप्टर तो जमीन पर बड़े बड़े कंटेनर रख दिए गए और इस्लामाबाद में कई रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया ताकि समर्थक आगे नहीं बढ़ सके, जिसके बाद समर्थक वहीं खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरे और इस्लामाबाद की ओर बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जेल में बंद इमरान खान को जल्द रिहा करने की मांग की और रिहा नहीं करने पर और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। दावे ये किए जा रहे हैं कि इमरान खान और नवाज शरीफ के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि ऐसा तब होगा जब इमरान खान की तरफ से बातचीत की पहल हो। पाकिस्तान का डर ये भी है कि इमरान की जिहादी आर्मी के टारगेट पर पाकिस्तान के सुरक्षा बल हैं। आज की रात शहबाज शरीफ और पाकिस्तान सेना दोनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि इमरान समर्थकों को अगर जल्द नहीं रोका गया तो इस्लामाबाद के धुआं होने की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और महाराष्ट्र में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के नारे से पाकिस्तानी पब्लिक डरी हुई है। पटोगे तो कटोगे, एक है तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान मोदी और योगी के बयानों से दहशत में। मोदी योगी का यह बयान कोई नया बयान नहीं, बल्कि वही बयान है जो पिछले दिनों विधानसभा चुनाव के दौरान खूब सुर्खियों में रहा। एक है तो सेफ है
और बटेंगे तो कटेंगे बयान की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है और लोग इसे भारत में हिंदू युग से जोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों और इससे पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी आदित्यनाथ की सोच पर मुहर लगाई है। और अब तो पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि महाराष्ट्र के हिंदू अब एकजुट हो रहे हैं। कुछ पाकिस्तानी तो ये भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नीतियों से जनता के दिल से सरकार विरोधी सोच को खत्म कर दिया है। जब से बटेंगे तो कटेंगे का नारा उठा है, उसकी गूंज पूरे देश में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी सुनी जा रही है। और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान को डर है कहीं उसके देश में अल्पसंख्यक हिंदू एकजुट हो गए तो वो भी शहबाज सरकार के खिलाफ मुसीबत ना खड़ी कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और इसी बीच बांग्लादेश के नरसिंहपुर से एक घटना सामने आई है जहां अगले 2 दिन तक चलने वाले लालोन मेले पर पाबंदी लगा दी गई। और जानते हैं इस प्रतिबंध के पीछे जिम्मेदार कौन था? बांग्लादेश के कट्टरपंथी और इस्लामी राजनीतिक दल। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। दुकानें सज गई थीं। साधु संतों के साथ सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं का जमघट भी लगने लगा था। धार्मिक आयोजन की शुरुआत भी हो चुकी थी। मगर बांग्लादेश के नारायणगंज में 2 दिनों तक होने वाले मेहती साधु संघ और लालोन मेले पर पाबंदी लगा दी गई और मेले के आयोजन को रद्द कर दिया। ये तस्वीर बांग्लादेश के नरसिंहपुर क्षेत्र में मौजूद मुक्तिधाम आश्रम और ललन अकादमी का है, जहां सन्नाटा पसरा है। इस आश्रम में भव्य मेले का आयोजन होना था। सारी तैयारियां हो चुकी थीं, मगर मेले का आगाज होता उससे पहले ही बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और इस्लामी राजनीतिक दलों ने आपत्ति जता दी। बस फिर क्या, लालोन मेले पर फौरन पाबंदी लगा दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथियों और इस्लामिक संगठनों के विरोध के बाद बांग्लादेश प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए 2 दिनों तक चलने वाले लालोन मेले पर रोक लगाई। लेकिन सच तो यह है कि बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने मेले में शामिल होने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं को जान से मारने की धमकी दी। लिहाजा मेला आयोजन से जुड़े लोगों को पीछे हटना पड़ा। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हिंसक वारदातें की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे इस व्यवहार के खिलाफ बीते कई दिनों से हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं ताकि अपने अधिकार को बचा सकें, बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़े सख्त कानून को अमल में ला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज बरेली के मौलाना तौकीर रजा दिल्ली पुलिस के चक्रव्यूह में फंस गए। मौलाना ने रामलीला मैदान में रैली करने का ऐलान किया था। हालांकि वहां पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उनको घर में ही नजरबंद कर दिया। एक तरफ मौलाना का एजेंडा फेल हुआ तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत नरसिम्हानंद को भी पुलिस ने रामलीला मैदान पहुंचने से रोक दिया। जहां रोका जाए वहां रुक जाओ। लाइट, कैमरा और एक्शन कहने से पहले ही मौलाना पुलिस से घिर गए। हमारी मांग नहीं मानी गई। वर्दी का घेरा देखते ही मौलाना रुके और कोई चारा न दिखा तो धमकी देकर हथियार डाल दिए। अब जब हम आएंगे तो रुकेंगे नहीं। बरेली के जहरीले मौलाना तौकीर रजा दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन की तैयारी में थे। मुस्लिमों को एकजुट करने के प्लान का प्रचार कर चुके थे, लेकिन दिल्ली पहुंचते ही मौलाना के प्लान पर पानी फिर गया। रसूल आजम की अजमत के लिए हम लोग निकले हैं। इस लायक नहीं है कि उनकी अजमत पे अगर हमारी जान भी कुर्बान हो जाए तो ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। तो गिरफ्तार किए जाए। मौलाना को रामलीला मैदान जाने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया और बैरिकेडिंग भी कर दी। मौलाना के प्रदर्शन को लेकर माहौल खराब ना हो, इसलिए पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी। यह देखकर तौकीर रजा ने सीधे संसद का घेराव करने की धमकी दे दी। हमें रोका जा रहा है, हम रुक भी रहे और अपने लोगों से अपील भी की कि जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाओ, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई।
हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब जब हम आएंगे तो रुकेंगे नहीं और पार्लियामेंट का घेराव जरूर किया जाएगा। इस्लाम विरोधी कमेंट्स के खिलाफ भाईजान की भीड़ जुटाने का टारगेट लेकर मौलाना बड़े मुस्लिम लीडर बनना चाहते हैं। तौकीर रजा की मांग है कि इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी को लेकर एक कानून बनाया जाए ताकि ऐसी टिप्पणी करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। पर मौलाना जिस प्रोग्राम में ये ऐलान करते वो शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो गया। मौलाना के समर्थकों का दावा है कि पहले पुलिस ने परमिशन दी थी पर लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर उसे रद्द कर दिया। संविधान का पालन करने वाले हैं, नियमों का पालन करने वाले हैं। हजरत ने जो है इस यहाँ पर रुकने का फैसला किया और अपने तमाम लोगों से अपील की कि जो लोग जिस रास्ते से जहाँ से आ रहे हैं वहीं पर रुक जाएं। सनातन के मानने वालों में दिल्ली में तौकीर रजा तो गाजियाबाद में महंत यति नरसिंहानंद को भी पुलिस ने डासना मंदिर के बाहर निकलने से रोक दिया। नरसिंहानंद रामलीला मैदान में तौकीर रजा को चुनौती देने जा रहे थे। महंत ने उस कार्यक्रम में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। यूपी पुलिस ने महंत को डासना मंदिर के बाहर निकलने से रोका तो वो अपने समर्थकों के साथ मंदिर के गेट पर बैठकर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। तौकीर हमें डरा नहीं सकता। तौकीर जैसे मौलाना, मदनी जैसे मौलाना, ओवैसी जैसे लोग ये हमें डरा नहीं सकते। अब डरना बहुत हो गया, बचना बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि हम अपनी छाती खोल कर इनके सामने खड़े हो जाएं। तौकीर रजा की कॉन्फ्रेंस अगर हर हालत में होकर रहेगी तो हमारा हनुमान चालीसा का पाठ भी उसके सामने हर हालत में होकर रहेगा। एक दिन पहले यति नरसिंहानंद ने तौकीर रजा के समर्थकों पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। दिल्ली और यूपी पुलिस ने दोनों पक्षों को रामलीला मैदान जाने से रोक दिया। रामलीला मैदान की तरफ जाने वाले रास्ते को भी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। फिर भी दोनों पक्षों के कुछ लोग वहां पहुंच गए। दिल्ली से वरुण भसीन और सैयद मुबाशिर के साथ गाजियाबाद से पीयूष गौड़, जी मीडिया। आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर गए। वहां उन्होंने एबीवीपी के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। खास बात यह थी कि इस कार्यक्रम में उन्होंने धर्म परिवर्तन गैंग की एक बहुत ही रोचक कहानी बताई। योगी ने कहा कि कोर्ट ने कुख्यात मौलवी को सजा सुनाई है। सिर्फ मौलवी ही नहीं, 7 और लोगों को भी आजीवन कारावास दिया गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019-20 में, जब सीएम योगी के पास एक रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि एक मंदिर में संत से मिलने जा रहे 2 युवकों के पास ब्लेड मिला। यूपी पुलिस ने उन युवकों को पूछताछ करके छोड़ दिया। यूपी पुलिस का दावा था कि उन्होंने अपनी जांच की और जब जांच में कुछ नहीं मिला तो उन्होंने दोनों युवकों को जाने दिया। एक वजह यह भी थी कि दोनों युवक हिंदू थे, पर योगी समझ गए कि मामला कुछ और है। उन्हें शक क्यों हुआ, खुद योगी से सुनिए। एक मुझे बताओ कि उनके पास मिला क्या? कहा साहब एक ब्लेड था। मैंने कहा कैसा ब्लेड था? कहा वो सर्जिकल ब्लेड होता है। मैंने कहा सर्जिकल ब्लेड ये डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं सर्जरी में, बहुत शार्प होता है। मैंने कहा बहुत छोटा सा होता है, 2 इंच का होगा और 2-2.5 इंच का यह शार्प इंस्ट्रूमेंट इतना खतरनाक होता है कि अगर वह किसी को यहां कट मार दे तो मान के चलिए कि अगले 2-3 मिनट में उसकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा भी इतने खतरनाक इंस्ट्रूमेंट को लेकर के जा रहे हैं और आप उसको हल्केपन से ले रहे हैं। मैंने कहा एक मालूम करो, दोनों युवा वास्तव में जिस नाम से जो नाम उन्होंने बताया है ये नाम उन्हीं का है या छद्म नाम है? तो पूछताछ हुई तो उन्होंने पहले अपना नाम उसी जनपद का बताया था। बाद में उसमें से एक युवा ने कहा कि साहब, एक उसने अपने दिल्ली का एड्रेस बताया, दूसरे ने हैदराबाद का बताया। मैंने कहा भी दोनों जगह भी मालूम करो और इनके बारे में डिटेल लो। पुलिस हर बार उन्हें पूछताछ करके छोड़ती थी, लेकिन मैं पीछे पड़ा रहा। तीसरे दिन जानकारी मिली कि साहब इन दोनों युवाओं का दिल्ली में बटाला हाउस से किसी एक सज्जन से संबंध है।
तो बटाला हाउस का नाम आते ही मैं और चौकन्ना हुआ। अब आप ये पूरा मामला समझिए। उन दोनों युवकों का कनेक्शन दिल्ली के बाटला हाउस में एक शख्स से मिला। पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ कि बाटला हाउस के उस आदमी के निशाने पर मूक बधिर बच्चे थे। वो शख्स स्मार्टफोन से कोड वर्ड में मूक बधिर बच्चों को ट्रेनिंग देता था, लेकिन ट्रेनिंग के बहाने मूक बधिर बच्चों का धर्मांतरण कर दिया जाता था। इस पूरी जांच में सामने आया कि इस शख्स और उसकी संस्था ने 500 परिवारों को निशाना बनाया और धर्मांतरण करने वाले इस गैंग को 3 महीने पहले ही कोर्ट ने सजा सुनाई है। अब देश हित में आपको कश्मीर से आई एक शानदार तस्वीर दिखाने का वक्त है। चिनाब घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है और इसके बाद यहां की वादियां और ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। चिनाब घाटी में चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही नजर आ रही है। कोहरे और बर्फ की चादर में लिपटी ये वादियां जन्नत का एहसास करा रही हैं। जिस तरफ नजर जाती है बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। भद्रवाह से लेकर चतरगल्ला तक, गुलदांडा से लेकर कैलाश पर्वत श्रृंखला तक ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी के बाद शीतलहर शुरू हो गई है। तापमान माइनस में पहुंच गया है, जिसके चलते ठंड और ठिठुरन भी बढ़ी है। सिंथन टॉप में बर्फबारी के बाद प्रशासन ने किश्तवाड़ अनंतनाग हाईवे पर यातायात स्थगित कर दिया है, क्योंकि चिनाब घाटी के मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है और बर्फबारी के बाद पूरा इलाका भीषण ठंड की चपेट में है। और इसी के साथ देश हित में अभी के लिए बस इतना ही। सी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।